यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम आसान भाषा या आसान शब्द में कह सकते हैं समान नागरिक संहिता, लेकिन ये यूसीसी है क्या और ये कितनी टेढ़ी खीर है? क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्रों को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इसी का जिक्र होता है। चुनाव आने वाले हैं, अब इसको लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब इसी के ए से जेड तक की चीजों को समझने के लिए और समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण तिवारी। प्रवीण जी, तो पहला सवाल मेरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, अब इलेक्शंस भी हैं, ये सरकार के लिए कितना मुश्किल वाला काम होगा, क्योंकि इसका विरोध भी हो रहा है एक पक्ष के जरिए? ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है पल्लवी। दरअसल आपको ये समझना होगा कि ये सरकार के लिए सिर्फ मुश्किलात की बात नहीं। मुश्किल तो राम मंदिर का निर्माण भी था, मुश्किल तो धारा 370 का हटना भी था, और निश्चित तौर पर चुनौतियां यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी या समान नागरिक संहिता के लिए भी हैं। इसको ऐसे समझना चाहिए कि बीजेपी आज से नहीं, ऐसा नहीं कि अभी सरकार बन गई तब से ये बात कर रही। ये 3 बड़े वादे हैं जो बीजेपी ने हमेशा से किए हैं। इन 3 वादों को लेकर ये भी कहा जाता रहा ये पूरा नहीं हो पाएगा, ये इसको करना बड़ा मुश्किल है। जो आप कह रही हैं विपक्ष भी कहता रहा, लेकिन बीजेपी करती चली गई। ये बहुत दिलचस्प पहलू है कि बीजेपी ने जो मैंडेट मिला था उसको इन 3 वादों पर टिका हुआ माना। बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली 2014 के चुनाव का। 2019 में जब कहा जा रहा था कि नहीं अब वो क्रेज नहीं रह गया होगा तो आपको और ज्यादा सीटें मिल जाती, आप 300 का आंकड़ा पार कर जाते हैं। निश्चित तौर पर पहले टेन्योर के दौरान बहुत ज़्यादा इसकी मांग नहीं उठी, लेकिन बीजेपी पर भी एक दबाव है कि उसने जो 3 बड़े वादे देश की जनता से किए हैं और उसकी जो एक छवि रही है कि जैसे ही सरकार आएगी, और सरकार भी देखिए पूर्ण बहुमत क्यों समझना ज़रूरी है। अभी तक जितनी भी सरकारें आती रहीं, यूपीए की, एनडीए की, तो उसमें घटक दल होते हैं, घटक दलों की अपनी राय होती है। आपने देखा नीतीश कुमार हैं, जब पहले एनडीए में हुआ करते थे तो कई बार दूरियां हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री को नहीं आने दी। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो अपने मंचों पर आने नहीं देते थे। बाद में ये बात अलग है कि वो साथ में गए और प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व और चेहरा जो है वो बहुत बड़ा हो गया भारतीय राजनीति में। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत चीजों से परहेज करते रहे। वो लोग भी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में थे या फिर जो एनडीए के सहयोगी घटक दल थे, वो एक नहीं हो पा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर। ये चुनौती इस बात को बताती है कि घटक दल जब साथ में होते हैं तो बहुत सारे निर्णय आप नहीं ले पाते, और वो भी ऐसे निर्णय कि आप धारा 370 को हटा दें। जम्मू कश्मीर को लेकर इतना बड़ा फैसला, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला रहा, और इसको लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा होती भी रही, आगे भी होती रहेगी, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय रहा। दूसरा, आपने जैसे देखा राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर के निर्माण के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा निकालना, राम मंदिर निर्माण को लेकर ही पूरी बीजेपी की जो राजनीति चमकी वो राम के नाम पर चमकी। और राम मंदिर आपको देना भी पड़ेगा, अब आपके दूसरा टेन्योर पूर्ण बहुमत के साथ में हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी राह आसान कर दी। हालांकि देखिए, अभी खबरों के खिलाड़ी में हम जब तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से बात कर रहे थे तो पंकज शर्मा हैं और भी कुछ अन्य पत्रकार हैं, इन लोगों का ये कहना था कि क्या सरकार का काम मंदिर बनवाना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये ऐसी बातें। लेकिन आप देखिए, राजनीतिक दल के नाते जब आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता की संवेदनाओं को किसी एक विषय से जोड़ते हैं और जनता आपसे जुड़ भी जाती है, और ऐसी जुड़ जाती है कि वो बम्पर जीत के साथ आपको लेकर आती, तो निश्चित तौर पर उस वादे को पूरा करना है। राम मंदिर की राह साफ हो गई, धारा 370 हटाने में बीजेपी कामयाब हो गई। ये तीसरा बड़ा वादा। बिल्कुल 3 वादे, 3 ऐसी चीजें जिस पर बीजेपी की वर्तमान राजनीति टिकी रही है, उसमें तीसरा जो है वो है समान नागरिक संहिता, यूसीसी। अब ये यूसीसी जो है, इसके नफे नुकसान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूसीसी जो है उसको लेकर एक जनरल यही सोच आती है, अरे तो सब बढ़िया है, कोई भी पढ़ेगा और ये बोलेगा कि देश में सारे नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, तो सुनते ही लगेगा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसमें क्या दिक्कत होनी। अब दिक्कत क्यों आ रही है, क्या है, वो एक वो जिस टेढ़ी खीर की आप बात करी थी वो है। बिल्कुल इसी दिक्कत के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार मुसलमान पक्ष जो है वो लगातार भड़क सा जाता है। कहते हैं कि जैसे इस बात का जिक्र होता है वैसे ही बयानात सामने आने शुरू हो जाते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ, उनका अपना एक कानून है, वो नहीं चाहते कि यूसीसी आए, लेकिन फिर वही बात, दिक्कत क्या है?
ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यही है कि सब कुछ अच्छा है तो फिर किसको दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, और इसको मुस्लिमों से क्यों जोड़ दिया जाता है। तो पहली चीज तो मैं एक टिप्पणी बहुत स्पष्ट कर दूं कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत गहराई से समझना होगा। इसका कोई लेना देना किसी धर्म से, किसी जाति से नहीं। ये बात सिर्फ मुस्लिमों की नहीं है। आदिवासी समुदाय हैं, उनके अपने तौर तरीके होते हैं, उनकी अपनी रीति रिवाज होते हैं। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हैं, उदाहरण मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि 3 शादियों को लेकर ही बात कही जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट कुछ और कहता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो कुछ और कहता है। तो आपको 3 शादियों की अनुमति में, बच्चे गोद लेना, जायदाद का ट्रांसफर होना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कई जगहों पर आज भी परंपरागत तरीके से या धर्म के लिहाज से चलती हैं। हाँ। जो कायदा जो तय कर दिया। देखिए, कायदा और देश का कानून और संविधान, इसमें बड़ा फर्क है। आपने देखा कि खाप पंचायतों के बारे में आपने सुना होगा, उनके अपने निर्णय होते थे, उनको गैर कानूनी भी कई बार, आपने ऐसी कई रिपोर्ट्स खुद भी दर्शकों को दिखाई होंगी। कुल मिलाकर देश में क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है, इसको बहुत स्पष्ट कर दिया जाए। तो सबसे बड़ा फायदा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये है कि कानून को लेकर स्पष्टता आएगी। अभी तक ये बहुत बड़ी समस्या है कि कानून को लेकर स्पष्टता नहीं है। एक तो उस कानून में अंदर हो जाता है, दूसरा जो है वो कहता नहीं हमारे यहाँ तो ये लागू है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इसे। आपने देखा 3 तलाक, ये कितना बड़ा मुद्दा, और ये भी एक बड़ी कामयाबी है। 3 तलाक के विरुद्ध जो पूरा मामला उठा और जो कानून आया, उसको इसकी शुरुआत यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत माना जा रहा था। आप इसी से समझ लीजिए कि कुछ 1-2 पेज ऐसे हैं जिनको लेकर कहीं टकराहट होती है। अब आपने जैसे मुस्लिम वर्ग की बात की है, तो इसको क्यों जोड़ा जाता है वो भी थोड़ा समझने जाए। ऐसा भी नहीं है कि जैसा मैंने कहा कि इसका वैसे कोई धर्म से या किसी उससे लेना देना, लेकिन क्यों फिर प्रभावित होते हैं। दरअसल इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे शरीयत के हिसाब से चलता है। उनके अपने कायदे हैं और वो शरीयत के हिसाब से शादी, ब्याह, जायदाद, गोद लेने की प्रक्रिया, और अगर पहली पत्नी से बेटियां ही हुई हैं तो वो फिर उसको निकाह का या शादी का एक और अवसर मिल जाता है कि किसी दूसरी महिला से वो शादी कर ले और फिर बेटे की चाहत में वो ऐसा कर सकता है। इस तरह के भी कुछ कानून हैं। अब हालांकि ये बात अलग है, देखिए मैं आपको साइंटिफिकली बता दूं कि उसमें पुरुष ज्यादा जिम्मेदार होता है, बेटी हो कि बेटा हो। तो जब हम एक इस ऐसे दौर में जा रहे हैं तो कई सारे पुराने नियम कायदे जो हैं वो अपने आप में किसी काम के नहीं दिखाई पड़ते। इसके बावजूद धर्म होता है। हम एक लकीर पर चलते हैं, एक परंपरा के हिसाब से चलते हैं। अब इसको उस पर चोट माना जा रहा है। अब बीजेपी की छवि, और इसको देखिए, इसको बहुत ही गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। बीजेपी की छवि क्या रही? बीजेपी का हिंदुत्व जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत रहा। आज से नहीं रहा, हमेशा से बीजेपी की शुरुआत से। राम मंदिर का निर्माण ये एक बहुत महत्वपूर्ण कामयाबी मानी जाती है। अब राम मंदिर जो है वो निश्चित तौर पर हिंदू वर्ग जो है देश का, उसको आकर्षित करता है। और आपने देखा है जब जब चुनाव होते हैं तो हिंदू उम्मीदवारों को उतारना या मुस्लिम मतदाताओं के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना, वोटों के पोलराइजेशन की बात होना, ये सारी बातें इस तरफ बताती हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस मोर्चे पर बड़ी लीड ले ली है कि क्या वो हिंदू हित की बात कर, ये नारा भी चलता था, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। लेकिन फिर देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कतई ये नहीं है कि ये हिंदुओं के पक्ष में है, मुस्लिमों के खिलाफ है या किसी अन्य वर्ग के खिलाफ है। इसका मतलब ये है कि ये सब एक हैं, और इस देश में अगर आप कहते हैं कि एकता होनी चाहिए तो सबके लिए कानून भी एक होना चाहिए। फिर जिस काम को मुस्लिम कर सकता है उसके लिए हिंदू जेल चला जाए, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और जिस चीज के लिए हिंदू जेल में जाता है या उसको गैर कानूनी वो सबके लिए गैर कानूनी होना चाहिए। और जिस चीज को गैर कानूनी माना गया है उसके कुछ आधार बनाए गए होंगे, सामाजिक संरचना को, ढांचे को देखा समझा गया होगा, उसके बाद में उसको गैर कानूनी। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब नुकसान, फायदा तो हमने देख लिया। देखिए मोटे तौर पर इसका कोई नुकसान नहीं है, इस पर चर्चा, लेकिन धार्मिक आस्था और जो रूढ़ियां, परंपरागत तौर तरीके चले आते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा तर्क रखा जाता है। मैं थोड़ा कानूनी पहलू से ही बात करता हूं, क्योंकि जब हम नुकसान की बात करते हैं तो कानूनी पहलू, सभी को अपने धर्म का, अपनी धार्मिक आस्थाओं का अनुपालन करने का पूरा अधिकार हमारे देश का खूबसूरत संविधान देता है। ये तर्क रखा जाता है कि हमारा धर्म ये है, हमारे धर्म में हम इस तरीके से चलते हैं, तो हमें धर्म का पालन करने का अधिकार जो है वो कैसे मिलेगा अगर आप समान नागरिक संहिता है। तो ये एक पेंच भी है तकनीकी, इसको भी समझिए। फिर इसी तरीके से कुछ परंपराओं की बात की जाती है कि हमको अपनी परंपराओं का निर्वहन करने का भी एक अधिकार मिलता है। हमारी जो परंपरागत
तौर तरीके रहे हैं उनका अनुपालन करने का अधिकार बिल्कुल। हमको मिलता है। और अगर आप कई ऐसी चीजें आ जाएंगे फिर जो गैर कानूनी हो जाएंगी, वो परंपरा का हिस्सा तो हैं, वो आपका धर्म तो कहता है कि सही है लेकिन कानून कहता है कि वो गलत है, तो यहाँ पेचीदगी आ जाएंगे। इसीलिए विचार विमर्श चल रहा है। देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अचानक से चर्चा में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये लागू होने जा रहा है। क्यों इस पर चर्चा की जा रही है पल्लवी, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार, ऐसे अचानक से उठ के आप कोई भी कानून नहीं लागू कर पाएंगे, क्योंकि इसको लेकर गहन मंथन होगा। जो विरोध करने वाले हैं वो विरोध कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक दिलचस्प पहलू बता दूं, गोवा ऐसा राज्य है एकमात्र जहां पर है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा जी, ये और सभी जानते हैं कि पुर्तगालियों की टेरिटरी रहा, पहला राज्य भी है, तो वहां वो राज्य भी इसको लागू कर सकते हैं। गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर, उत्तराखंड का भी एग्जाम्पल सुनने में आया। जी नहीं, गोवा एकमात्र राज्य है अभी जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चर्चाएं हर जगह होती रही। अच्छा। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जो कि एक तरीके से बीजेपी के गढ़ हैं, बहुत मजबूत गढ़ हैं। विधानसभा के लिहाज से, लोकसभा के लिहाज से पूरा फोकस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाई है कि संघ जो है अब वो कई ऐसे दलित क्षेत्र हैं जहां पर जाकर अलग अलग जगह शाखाएं लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो संघ की अपनी तैयारी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आप पूरे देश को देखें, आप राष्ट्रव्यापी एक बड़े अभियान के तौर पर देखें तो बीजेपी एक बड़ा मैसेज देना चाहती है, और वो भी ठीक इलेक्शन के पहले। आपने ठीक शुरुआत में कहा कि चुनाव का समय आया और फिर से ये चर्चा गर्म हो गई। तो ये कोई ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया, अब वो समय आ गया है कि जब लोगों को बताया जाए कि हमने 3 बड़े वादे किए थे। हमने धारा 370 हटाने की बात कही थी, हमने राम मंदिर निर्माण की बात कही थी, और हमने समान नागरिक संहिता की बात भी हमेशा कही है। तो 2 तो आपके वादे पूरे कर दिए हैं, एक होने भी वाला है, लेकिन तीसरे को लेकर हम बहुत गंभीर हैं। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, और इसको लेकर भी हम चाहते हैं, हमारी मंशा अभी भी स्पष्ट है। अब बड़ी बात है, होगा नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा, और ये बरकरार रहेगा पल्लवी सवाल, क्योंकि आने वाले दिनों में चर्चा के बाद में ये बहस आज की तो है नहीं। मैंने 2-3 पॉइंट्स में आपको बात बता दी, घूम फिर के बात यहीं पर आनी है, यही कि हमारे धर्म पर हमला, या हमको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, हमारा धर्म अगर कोई बात कहता है तो उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक और दिलचस्प पहलू है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अच्छा। इन दोनों जगह पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है। अच्छा। ये ऐसे 2 देश हैं जिनके बारे में, तुर्की, तो ये सब इस्लामिक देशों के मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि बार बार इसको इस्लाम से या मुस्लिम वर्ग से जोड़ दिया जाता है। तो ये वो देश हैं जहां पर ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है। हालांकि उसमें ये है कि उनके कानून अलग हैं। दोनों ही देशों में हिंदू माइनॉरिटी में है। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इसको भी ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हमने सिर्फ कह दिया कि वहां पर ऑलरेडी कई ऐसी चीजें हैं जिनको कानून में शामिल कर लिया गया, वो क्योंकि धर्म, उनका कानून की संरचना धर्म के आधार पर हुई। और यहाँ भारत जो है वो विविधता का देश है, तमाम धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं, यही इसकी खूबसूरती है। और सिर्फ धर्म नहीं, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, आप क्षेत्रों के आधार पर देखें तो बहुत विविधता है भारत में, इसीलिए बहुत सारी परंपराएं हैं। लेकिन जब कानून की बात आती है, संविधान की बात आती है, तो देश में अगर मेरी निजी राय है पूछी जाए, हालांकि ये तो देखिए सबकी राय ली जा रही है, तो अगर मेरी राय रखूं तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ये बात मानेंगे कि हाँ, देश में अगर समान नागरिक संहिता होती है और सबके लिए कानून एक बराबर होता है तो इसमें क्या बुराई हो सकती है। लेकिन मैं इसलिए इस पर और अधिकारपूर्ण तरीके से नहीं कह सकता क्योंकि मैं किसी धार्मिक आस्था पर नहीं चल रहा हूँ, मैं किसी ऐसी चीज़ पर नहीं चल रहा हूँ कि मेरे धर्म पर उससे आघात हो जाएगा या मेरी किसी मान्यता पर, तो मैं बहुत कन्वीनियंट हूँ। जो कन्वीनियंट नहीं है उनका परेशान होना भी लाजमी दिखाई पड़ता है। अब उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, ये एक चैलेंज रहेगा। प्रवीण जी, हिंदू मैरिज एक्ट 1956 कहता है हिंदुओं को एक से दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक उन्होंने डिवोर्स नहीं लिया है। मुसलमान 3 या 4 शादियां उनमें अलाउ हैं, तो क्या इस यूसीसी का इम्पैक्ट शादियों पर भी पड़ेगा? मुझे लगता है कि मेजर इम्पैक्ट इसी पर है। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। आप ऐसे कई क्लासिक एग्जाम्पल देखेंगे जब कई हिंदू बड़े बड़े अभिनेताओं ने, उनको जब दूसरी शादी करनी थी तो आपने सुना होगा ऐसी खबरें हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सिर्फ मुस्लिम इसलिए बन जाते हैं, इस्लाम इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वहां उनको इजाजत मिल जाती है कि वो दूसरी शादी। कई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट कई क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप इस तरह, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने किया, वो तो चर्चा का विषय बन गया, आमतौर पर भी ये देखा गया। तो क्यों किया जा रहा है ये परिवर्तन? सिर्फ
कानून से बचने के लिए। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। हम पहली पत्नी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, हम दूसरी शादी भी कर रहे हैं। अब ये हिंदू मैरिज एक्ट में तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ये तो गैर कानूनी हो जाएगा। तो अगर हम मुस्लिम हैं या हमने इस्लाम स्वीकार कर लिया और हम इस्लाम के नाम के साथ में उनके निकाह की पद्धतियों के आधार पर बढ़ रहे हैं, तो हमको ये अवसर मिल जाता है। अब ये कितना सही है कितना गलत है, मैं तो चाहूंगा कि दर्शक भी आपके इस पर टिप्पणी करें और वो सब वो करें। देखिए, मैं चाहूंगा कि जो मुस्लिम दर्शक हैं, क्योंकि बड़े हमें तो सारे ही धर्मों के दर्शक देखते हैं, तो क्योंकि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इसको समझना धर्म के खाके में जाकर बड़ा मुश्किल है, बड़ा चैलेंजिंग है। मैं इस तरह की किसी बाध्यता में नहीं हूं और ना किसी ऐसी आवश्यकता में हूं, लेकिन जो लोग हैं बाध्यता में वो इसको कैसे लेते हैं वो तो ये बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल, तो आप कमेंट जरूर करिए कि आप यूसीसी पर खुद क्या सोचते हैं। आपका ओपिनियन हमारे लिए बड़ा मायने रखता है, क्योंकि जो आप हमें कहेंगे या बताएंगे शायद हम उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। प्रवीण जी, एक सवाल और है, वो है समलैंगिकता कानून। ये यूसीसी का क्या इम्पैक्ट होगा समलैंगिकता कानून? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी चर्चा है और इस देश की आधुनिकता, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ में सोच के विकास की हमेशा से बात की जाती रही है। ये मुद्दा हमारे देश में मैं कहूँगा कि हम कई मामलों में अब भी रूढ़िवादी हैं, ये बात स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका ये सवाल बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि उसकी चिंता अभी उतनी नहीं है। उसका वो जो वर्ग है उसके बारे में उतना विचार नहीं करना होना चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है, उसकी अपनी मांगे होती हैं, वो लोग अपने प्रदर्शन करते हैं, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अब देख रहा हूँ कि एक्टिविज्म उनको लेकर काफ़ी बढ़ता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। उसको लेकर कई बार आप देखते हैं कि कानून के तहत भी कई फैसले आते हैं जिनको नज़ीर के तौर पर रखा जाता है कि ये ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये है। ये सारी चीज़ें एक तरफ है। पल्लवी, सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है कि अभी इम्पैक्ट किस चीज़ पर है। आपकी दो बातें, एक तो पहले चुनाव के पहले इस बात को सामने लेकर आए हैं, दूसरा 3 वादे जिनके बारे में मैंने कहा उनमें से 2 पूरे कर चुके हैं आप, या एक जो राम मंदिर है उसका भी अब लोकार्पण हो ही जाएगा और चुनाव के एन पहले होगा। ये तीसरा है, इसको हमने एड्रेस किया है, इसको हमने छोड़ नहीं दिया है, ये हमारी नज़र से परे नहीं है। अब इन तीनों को मिला लीजिए आप, इन तीनों से क्या इम्पैक्ट देना चाहते हैं? कश्मीर वाला पाकिस्तान का मसला, या हम कश्मीर हमारा है, कश्मीर कौन आज का राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है? हमेशा से हर पार्टी ने उसको खूब जमकर इस्तेमाल किया। वहाँ भी कौन आते हैं? वहाँ बहुत मुस्लिम बहुल आपको नेता दिखाई देते हैं, मुस्लिम बड़े चेहरे दिखाई देते हैं, महबूबा मुफ्ती दिखाई देती हैं, अब्दुल्ला दिखाई देते हैं, सब उनके पिता दिखाई देते हैं, उनकी पुरानी राजनीति दिखाई देती है। पहला, इसको ऐसे समझते जाए। मंदिर, एक ढांचा गिरा, उसके बाद में मंदिर का निर्माण हुआ वहां पर, और अब मंदिर के निर्माण से कौन लोग प्रसन्न हैं? जो वहां चाहते थे कि भैया जो पहले कभी मंदिर हुआ करता था और मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बना दी गई, अब फिर से दोबारा पुनर्स्थापित करना है। तो ये एक और वर्ग देख लीजिए। तीसरा, आपने खुद बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो असर है वो कि कितना, ये मैरिज वाली आपने बात कही, तो ये बात मैरिज तक नहीं है, बात ये है कि शरीयत क्या कहती है, इस्लाम में आपका धर्म क्या कहता है, और धर्म के आधार पर अब आप नहीं चल पाएंगे, आपको चलना होगा। अगर ऐसा होता है तो देखिए, ये चर्चा का विषय अभी ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर आपको देश के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो गैर कानूनी हिंदू के लिए होगा वही गैर कानूनी मुसलमान के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा धर्म हमको इस बात, और ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, अभी बहुत डीप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आदिवासी समाज में कई ऐसे अभी भी कबीलों के अंदाज में या बहुत आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपनी लोक परंपराएं हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, शादी ब्याह को लेकर बहुत सारी परंपराएं हैं। तो ये बड़ा पेचीदा मसला होता है, लेकिन बहुत स्पष्टता लानी है। अगर कानून में सबको बराबर रखना है तो फिर कानून एक जैसा होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका बीच का रास्ता क्या निकाला जाएगा? फिर जो बार बार ये तर्क दिया जाता है कि हम अपनी धार्मिक आस्थाओं का पालन कर सकते हैं, इसकी अनुमति भी हमको संविधान देता है, उसका क्या होगा, उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, ये बहुत दिलचस्प विषय रहने वाला आने वाले दिन। बिल्कुल, तो किसी भी तरीके की अगर आपको सवाल जानने हैं यूसीसी को लेकर, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, क्योंकि हमारे आज डिस्कस का मतलब ही यही था, हम इसलिए इस चीज़ पर बातचीत कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखें तो लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं। कोई ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि इसका नफ़ा और नुकसान क्या है। जिस तरीके से प्रवीण जी ने बताया कि एक तरीके से देखा जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है, और जो देश के नागरिक हैं उनके लिए अगर सारे नागरिक समान हैं तो कानून भी समान होना चाहिए।
लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको अगर कुछ लगता है, आप किसी तरीके के सवाल से अगर अभी भी उलझे हुए हैं यूसीसी को लेकर, तो आप जरूर हमारे पेज पर उस सवाल को पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे प्रवीण जी से आपके उसी सवाल का जवाब मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।